वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। आइए, हमारा टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है कंसीडरेशन का और अब हम बात करेंगे सेक्शन 25 की। जैसा कि हम इस बात को समझ चुके थे जब हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स को पढ़ा था कि कंसीडरेशन इज एन अ वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर मेकिंग ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैध संविदा के लिए प्रतिफल एक आवश्यक तत्व है। बिना प्रतिफल के वो संविदा नहीं कहलाती। इसका मतलब ये हुआ, यदि आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है और उसमें कंसीडरेशन एब्सेंट हो तो आप निश्चिंत रहिए, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? जैसे प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस है, कंसीडरेशन भी ज़रूरी है। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि बिना कंसीडरेशन के ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, तो आप कहेंगे नहीं। मैंने पूछा क्यों नहीं कहलाएगा, तो आप कहेंगे सर कंसीडरेशन इज अ वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हैंस इन such agreement where the consideration is absent, such agreement be called void agreement. ओके, तो आइए अब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 25 निकालिए और देखिए वो क्या कह रहा है। एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वॉइड। लेकिन ये इतना बोलने के बाद यहाँ स्टॉप नहीं हुआ, इसने आगे भी लिखा है अनलेस अनलेस यदि वह, यदि नहीं, अनलेस का मतलब हुआ यदि नहीं, यदि वह ऐसा नहीं है तो, यदि वह ऐसा नहीं है तो, यदि एग्रीमेंट में ऐसा ऐसा नहीं किया गया है तो, यानी कि ऐसा भी संभव है कि आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया है और उसमें कंसीडरेशन नहीं है तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब यहां पर आपको समझना है दो वर्ड। नंबर 1, जनरल प्रिंसिपल। तो जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है? जनरल प्रिंसिपल कहता है कि आप जो भी एग्रीमेंट कर रहे हैं उसमें कंसीडरेशन का होना अति आवश्यक है। This is the general principle that without consideration, the contract there, without consideration, no agreement enforceable by law, and such agreement which is not enforceable by law, that's called void agreement. So without consideration, if any agreement be exist, that's called the void agreement, not a contract. Okay, फिर सर आगे ये जो अनलेस लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है कि अगर ऐसा ऐसा है तो बिना कंसीडरेशन के भी एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। बिना कंसीडरेशन होते हुए भी ऐसा एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। तो ये क्या हुआ? ये हुआ एक्सेप्शन। तो दो बातें बता रहा था ना मैं आपको। एक मैंने आपको बोला, एक तो होता है जनरल प्रिंसिपल, इसको हिंदी में बोलेंगे सामान्य सिद्धांत। ठीक है, तो सामान्य सिद्धांत क्या कहता है? सामान्य सिद्धांत तो ये कहता है कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कंसीडरेशन एब्सेंट हो, यानी कि एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, तो आप लिखेंगे सर वॉइड एग्रीमेंट। बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, एक्सप्लेन इट विद इट्स एक्सेप्शंस। इसको समझाइए इसके अपवाद के साथ। तो अभी हमें मालूम है एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड एग्रीमेंट, ये तो जनरल प्रिंसिपल है, ये तो जनरल प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल का एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन को हिंदी में बोलते हैं अपवाद। अपवाद, अपवाद का क्या मतलब होता है? ऐसी स्थिति
जहां सामान्य सिद्धांत लागू नहीं होता। सामान्य सिद्धांत क्या कह रहा है? सामान्य सिद्धांत कह रहा है करार के संग प्रतिफल का होना आवश्यक है वैध संविदा के लिए। इसका अपवाद का क्या मतलब हुआ? अगर किसी करार में प्रतिफल नहीं है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। हो गई ना अपोजिट बात बिल्कुल एकदम से। तो ये एक्सेप्शन है। जनरल प्रिंसिपल ये है, एक्सेप्शन कहता है कि विदाउट कंसीडरेशन, एक्सेप्शन कहता है विदाउट कंसीडरेशन, अगर कोई एग्रीमेंट तैयार किया है आपने बिना कंसीडरेशन के, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और यहां पर क्या बोल रहा है? एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वॉइड एग्रीमेंट। और एक्सेप्शन क्या बता रहा है? एक्सेप्शन कह रहा है कि नहीं हमेशा ऐसा नहीं है, इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया एक्सेप्शन। और ये वाली बात क्या है? प्रिंसिपल। तो एग्जाम में किस तरह से आ रहा है? एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वॉइड एग्रीमेंट, एक्सप्लेन इट विद इट्स एक्सेप्शन। तो जो शब्द है ना एक्सप्लेन इट विद एक्सेप्शन, तो पहले तो आपको यह समझाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको इसके एक्सेप्शन समझाने। तो ये वाला सेंटेंस कैसे समझाओगे? इसको समझाने का यही सिंपल सी बात है, आपको ये बताना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर जो कंसीडरेशन भी एक एसेंशियल एलिमेंट होता है। कंसीडरेशन लॉफुल होना चाहिए और उसके बिना कोई भी अगर करार किया जाता है तो वो शून्य करार कहलाता है। लेकिन धारा 25 में इसके कुछ अपवाद भी दे रखे हैं। अच्छा, एक बात और है, एक बात और, ये वाली बात मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप मुझे बताइए। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसका आंसर मैं दूंगा, उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको देना है। बिना कंसीडरेशन के भी कोई एग्रीमेंट बिना कंसीडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट कहला सकता है? इसका जवाब मैं दूंगा। जी हाँ, ये एक्सेप्शन में आता है। कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन 25 में। वेरी गुड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या आपको बताना है वो कौन सा सेक्शन है जिसमें ये बात बताई हुई है कि कंसीडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? वो कौन सा सेक्शन है जहां ये लिखा हुआ है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन का होना जरूरी है? अब आप जल्दी से बताइए वो कौन सा सेक्शन है। अब ऐसे मत करना कि आप ढूंढने लग जाओ कि यही लाइन कहाँ लिखी है, ऐसे नहीं है। हिंट चाहिए तो ये भी बता देना, हिंट चाहिए तो हिंट भी दे देंगे आपको बता देंगे यहां से लेके इतने सेक्शन के बीच में लिखा हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर आ चुका है और उसका आंसर है सेक्शन 10। वेरी गुड। सेक्शन 10 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि कंसीडरेशन होना चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो आप ये चीजें यहां पर बताएंगे। और जब ये वाली बात आती है कि इस स्टेटमेंट के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जब कंसीडरेशन के बिना भी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, तब आपको कौन सा सेक्शन बताना पड़ेगा? सेक्शन 25। वेरी गुड, सेक्शन 25। और सेक्शन 25 में अब हम लोग जा रहे हैं। आइए अब सेक्शन 25 को देखते हैं। जब मैंने सेक्शन 25 को पढ़ा तो ये समझ में आया कि ऐसे भी एग्रीमेंट्स जिसमें कंसीडरेशन नहीं होता है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है।
ये मैंने पढ़ा। फिर मैंने सोचा आखिर इस सेक्शन 25 में कितने पॉइंट्स ऐसे हैं, या यूं कहा जाए वो कौन से एक्सेप्शंस हैं जहां पर जनरल प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। तब मैंने देखा कि उसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं। आप कहेंगे सर हमको तो 3 ही दिख रहे सेक्शन 25 में 1 2 3। आप देखिए नीचे 2 एक्सप्लेनेशन और दे रखे हैं, तो 1 2 3 4 5 एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन नंबर 2। आइए इन्हीं 5 पॉइंट को आप लोग अपने नोट्स बना रहे हैं तो उसमें लिख लीजिएगा, और मैं आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और उसके बाद आपका ये कंसीडरेशन का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ये है आपका पहला पॉइंट, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ऐसे एग्रीमेंट्स जो प्राकृतिक प्रेम व स्नेह में किए गए हों, उनके अंदर प्रतिफल के न होते हुए भी वह वैध संविदा कहलाते हैं। एग्रीमेंट्स विच आर मेड विद नेचुरल लव एंड अफेक्शन इन स्पाइट ऑफ विदाउट कंसिडरेशन बी ट्रीटेड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो फिर अब हमें ये समझना है कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन किसके बीच में? अरे सर 2 पार्टीज तो होती है ना कॉन्ट्रैक्ट में, तो उन दोनों के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन का होना जरूरी है। पढ़ लेते हैं, कहता है एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अनलेस इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, अभी बता दूंगा मैं आपको ये बात, एंड रजिस्टर्ड, ये भी बता दूंगा, अंडर द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इज मेड, यहां से देखिए, एंड इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन ए नियर रिलेशन। तो अब पहला पॉइंट है एग्रीमेंट मेड अंडर नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब उसके अंदर आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। ये बात तो सही है कि 2 पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर रही है, उनके अंदर कंसिडरेशन नहीं है, तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो उसके लिए जरूरी क्या क्या चीजें हो गई? पहला पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं एक्सेप्शन, उसमें नंबर 1, उन दोनों के बीच में, उन दोनों पार्टीज के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना जरूरी है। द एग्रीमेंट must be based on natural love and affection। सर ये चीज़ तो अभी ऊपर ही लिखी हुई है। हाँ तो क्या हुआ? सबसे पहली चीज़, उसका जो आधार है एग्रीमेंट का वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो राइटिंग में होना जरूरी है। जो राइटिंग के साथ साथ फिर आपको ये भी देखना है कि उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अब आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है
आप दोनों के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, लेकिन वो एग्रीमेंट राइटिंग में नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो ओरल भी हो सकता है ना। अच्छा, राइटिंग में तो हुआ है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं करवाया आपने उस एग्रीमेंट को। एग्रीमेंट शुड बी रजिस्टर्ड, वो नहीं करवाया, तो सॉरी, फिर आप इस एक्सेप्शन में नहीं आएंगे। आपके इस एग्रीमेंट को हम वॉइड एग्रीमेंट कहेंगे। क्यों कहेंगे? हम दोनों में तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, राइटिंग में नहीं है। ये देखिए राइटिंग में है, तो फिर इसके अंदर आपने इसको रजिस्टर्ड नहीं करवा रखा। हाँ, ये बात तो है, तो फिर वॉइड एग्रीमेंट है। अब मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है, बोले अब तुम रजिस्ट्रेशन भी करवा के लिए आए। नेचुरल लव एंड अफेक्शन है? जी हाँ है। राइटिंग में है? जी हाँ है। रजिस्टर्ड है? जी हाँ है। अब बात तो सही है। अब एक चीज और है, क्या चीज आती है? वो है आप दोनों का रिलेशन बता दीजिए क्या है। तो तीसरा है द एग्रीमेंट मस्ट बी बिटवीन द पार्टीज हु आर इन नियर रिलेशन टू ईच अदर। नियर रिलेशन टू ईच अदर। तो आपका ये वाला जो पॉइंट है ये तभी होगा जब ये तीनों चीजें होंगी। ऐसा एग्रीमेंट जिसका आधार प्राकृतिक प्रेम व स्नेह हो, लिखित में हो, रजिस्टर्ड हो, और दोनों पार्टीज का आपस में नियर रिलेशन हो। दोनों पार्टीज का आपस में नियर रिलेशन हो। अब यहां पे आपके कुछ दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, पक्का आ रहे होंगे। क्या आ रहे होंगे आपके दिमाग में क्वेश्चंस? आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सर पहली चीज़ तो आप हमें ये बताइए कि दो व्यक्तियों के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, ये कैसे पता चलेगा? क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लव एंड अफेक्शन को, नेचुरल लव एंड अफेक्शन को डिफाइन किया गया है? तो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट nowhere be defined natural love and affection under the Indian Contract Act। लेकिन मैं आपको इस चीज़ को क्लियर करके बताऊंगा कि आखिर यहाँ पर इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे इस वर्ड का इंटरप्रेट करूंगा कि इसका मतलब क्या है। सर एक चीज़ और, ये नियर रिलेशन भी लिखा है इन्होंने, एग्रीमेंट मस्ट बी बिटवीन द पार्टीज हु आर इन अ नियर रिलेशन विद ईच अदर। तो सर ये नियर रिलेशन क्या है? कैसा रिलेशन को ये नियर मानेंगे? तो मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगा कि नियर रिलेशन का क्या मतलब है। चलिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सबसे पहली बात आती है, मैं आपको बताता हूँ नियर रिलेशन का क्या मतलब है। तो यहाँ नियर रिलेशन से लेकर के है कि आपका ब्लड रिलेशन और मैरिज रिलेशन। ब्लड रिलेशन और मैरिज, आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो ब्लड रिलेशन है? हाँ है, तब तो ठीक है। मैरिज वाला रिलेशन है? हाँ है, बस वही नियर रिलेशन है। दोस्ती को यहाँ नियर रिलेशन में नहीं माना गया है। भाई बहन, भाई भाई जो ब्लड का रिलेशन है, या फिर हमारा जो रिलेशन बना है वो मैरिज के थ्रू बना है, पति पत्नी के बीच का रिलेशन, तो ये नियर रिलेशन होना चाहिए दोनों के बीच में, एक चीज। और उन दोनों के बीच में प्रेम होना चाहिए, प्राकृतिक प्रेम, बनावटी प्रेम नहीं, आर्टिफिशियल प्रेम नहीं, जैसा कि आज इस दुनिया में रह गया है। नेचुरल लव होना चाहिए, प्राकृतिक। अब आप कहेंगे सर ये प्राकृतिक प्रेम क्या होता है? प्राकृतिक का मतलब है बिना किसी इच्छा के, बिना किसी लालच के, उसे कहते हैं प्रेम। अब भाई और बहन नियर रिलेशन है? हाँ जी है। दोनों में आपस में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, एक दूसरे को सुहाते नहीं है। बहन भाई को बिल्कुल भी नहीं चाहती। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। भाई बहन को प्यार करता है लेकिन बहन भाई को प्यार नहीं करती, वो उससे नफरत करती है।
तो इससे फर्क नहीं पड़ता। आप ये मत समझना कि सर भाई तो प्यार करता है ना तो क्या हुआ, नहीं, दोनों में आपस में लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, नियर रिलेशन के बीच में। हुआ ये कि बहन बहन अपने भाई को प्यार नहीं करती, भाई प्यार करता है, तो भाई ने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया और सारी जायदाद अपनी बहन को देने के लिए। जब बहन को ये बात पता चली कि सारी जायदाद भाई मुझे दे रहा है, तो बहन के अंदर से प्यार उमड़ आया और उसने कहा, भैया मेरे प्यारे भैया, मेरे प्यारे भैया। दूसरों को दिख रहा है कि जैसे कि बहुत प्यार है दोनों में, पर क्या ये वैलिड है? नहीं। क्यों? क्योंकि नेचुरल लव एंड नहीं है ना ये तो प्रॉपर्टी अगर उसके पास आ रही है तो उसने प्यार दिखाया, ऐसा प्यार नहीं, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। अब दोनों भाई बहनों में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। भाई ने खुशी खुशी पूरी प्रॉपर्टी को लिखा और लिख करके उसको रजिस्टर्ड करवाया और वो बहन के हाथ में दे दिया। सारी प्रॉपर्टी बहन के पास चली गई, लेकिन बहन के पास से भाई के पास कुछ भी बदले में नहीं आया। तो भाई ने अपनी प्रॉपर्टी सब किसको दे दी? बहन को। बहन ने भाई को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। तो इट मीन्स कंसीडरेशन तो हुआ ही नहीं। और जब कंसीडरेशन नहीं होता तो ऐसा एग्रीमेंट क्या कहलाता है? वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन ये वाला एग्जाम्पल एक्सेप्शन नंबर 1 में आ जाएगा 25 के, जो ये कहता है कि अगर कोई एग्रीमेंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंदर किया गया है तो वो वैलिड माना जाएगा, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। लिखित में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, और भाई साहब नियर रिलेशन का भी होना चाहिए। ये पहला एक्सेप्शन था जो हमने कंप्लीट किया। किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप जल्दी से मुझे मैसेज करिए कि आपको कोई दिक्कत है कहीं, नहीं तो अब मैं सेकंड एक्सेप्शन के पास जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा। किसी को कुछ नहीं पूछना तो फिर चलिए सेकंड एक्सेप्शन पे चलते हैं। और अब हमने सेकंड एक्सेप्शन की ओर चल पड़े हैं और उसका नाम है पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज, भूतकालीन स्वैच्छिक सेवाएं। जैसा कि कंसीडरेशन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2D में, और वहाँ मैंने आपको ये बात बताई थी कि प्रतिफल 3 तरह का होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इंग्लिश लॉ के अंदर पास्ट कंसीडरेशन नहीं होता। ये सब बातें आपको पता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पास्ट वॉलंटरी सर्विस। पास्ट वॉलंटरी सर्विस के अंदर अगर कंसीडरेशन नहीं है तो भी वो वैलिड माना जाएगा। क्या कहता है ये? इट इज ए प्रॉमिस टू कंपनसेट। अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को प्रॉमिस करता है कंपनसेट करने के लिए, सर ए ने बी को प्रॉमिस किया, ए बी को प्रॉमिस कर रहा है कंपनसेट करने का। यस मिस्टर बी, आई विल गिव यू 500 रुपीज टू यू, आई प्रॉमिस टू गिव इट टू यू। ए ने प्रॉमिस कर लिया, बी बदले में ए को, इस प्रॉमिस के बदले में बी ए को कुछ भी नहीं दे रहा है, यानी कि कंसीडरेशन कुछ नहीं दे रहा है। तो जनरल प्रिंसिपल को देखें तो ये तो वॉइड एग्रीमेंट है, लेकिन एक्सेप्शन के अंदर आता है, इसलिए इसे हम कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मानेंगे। आखिर ऐसा क्या? इसको सुनिए। It is a promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promiser। अब ये प्रॉमिस कर रहा है तो ये कौन है? ये प्रॉमिसर है, ये प्रॉमिसर है, ये प्रॉमिजी है।
और ये प्रॉमिस ही है, ये इसको प्रॉमिस कर रहा है, पर किस बात के लिए कर रहा है कि इसने पहले कभी कुछ किया था। क्या किया था? फैन लगाया था। किसने लगाया था? बी ने। क्या बी को पंखा लगाने के लिए ए ने कहा था? क्योंकि हमने प्रपोजल की डेफिनेशन पढ़ी, हमने कंसीडरेशन की डेफिनेशन पढ़ी है 2D में। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, प्रोमिजर की डिजायर से अगर सामने वाला कुछ करता है तब तो हमें समझ में आता है, लेकिन यहां पर पंखा किसने लगाया? बी ने। क्या बी पंखा लगाने के लिए ए ने कहा था? नहीं। तो ए को जब ये बात पता चली, बाद की बात है, अब बाद में वो तो उसने काम कर दिया, बी ने स्वैच्छिक सेवा दी थी, वॉलेंट्री सर्विस दी थी, वॉलेंटरली उसने फैन लगाया था, उसको किसी ने नहीं कहा था फैन लगाने के लिए। बाद में ए ने क्या किया? बी को कहा कि तुमने पंखा लगाया था, मुझे बड़ा आनंद आया, वरना गर्मी में मैं मर जाता। मैं बहुत खुश हुआ और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। अब यहां पर ए ने प्रॉमिस किया है, आई विल गिव यू 500 रुपीज। बदले में बी क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। सर वो पहले कर चुका है, पहले कर चुका है, लेकिन उस वक्त ए ने उससे कहा नहीं था कि तू ऐसा काम कर, खुद ने किया, अपनी मर्जी से किया। अगर आप अपनी मर्जी से पंखा लगा दोगे, अब मान लीजिए मुझे बहुत गर्मी लग रही है, उफ बहुत गर्मी है, पढ़ाया नहीं जा रहा, कितनी गर्मी है। इतने में अगले दिन जब मैं आया तो मैंने देखा कि फैन लग गया, मैं बड़ा खुश हुआ। सर क्या बात है? सर फैन लगा दिया। हाँ ठीक है, लगा दिया तो अच्छी बात है। सर 500 रुपये दो ना। अरे दादा, मैंने कहा था क्या तेरे को पंखा लगाएगा तो 500 रुपये दूंगा? तूने जो काम किया क्या मेरी डिज़ायर से किया था क्या? नहीं तो, पर हमें लग रहा था ना सर, आप गुरुजी आपको पसीना आ रहा है तो हमने पंखा लगा दिया। अरे लगा दिया तो लगा दिया ना यार, मेरे कहने से थोड़ी ना लगाया था, तो वॉलेंट्री सर्विस थी ये आपकी। अब दूसरा सीन देखिए, अगले दिन गुरुजी आए, अरे वाह पंखा लग गया। अरे किसने लगाया? सर इसने लगाया, ए ने। अच्छा ए तुमने लगाया? जी सर। अरे वाह बेटा, मैं तो बहुत खुश हुआ तुम्हारे इस काम से, तुमने कल पंखा लगा दिया था, मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। बस गुरुजी यहीं पे फंस गए। अब गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, वो 500 रुपये गुरुजी ने दिए नहीं। अगला बंदे ने केस कर दिया कि गुरुजी ने हमको वचन दिया था हम 500 रुपये देंगे। गुरुजी जब कोर्ट में पहुंचे तो गुरुजी ने कहा कि जज साहब, मैंने तो इसको कहा नहीं था पंखा लगाने के लिए, इसने मेरे कहने से थोड़ी ना। अगर मान लो मैं इसे 500 रुपये देने का वचन देता हूं तो बदले में ये मेरे लिए क्या कर रहा है? तब यहां पर आया कि बंदे ने आपके लिए कर तो दिया, पंखा लगा दिया। बोले साहब मैंने तो कहा नहीं था इसको पंखा लगाने को। बोले जब आपने कहा नहीं था पंखा लगाने को, इसने लगा दिया, इसने कोई पैसे तो ना मांगे थे। आपने जब वचन दिया है तब ये एंटाइटल हो गया पैसा लेने के लिए। तो पास्ट में की गई स्वैच्छिक सेवाओं के बदले में अगर आपने आज कोई वर्तमान में वचन दे दिया तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन इसके लिए दो चीज़ें आपको इस पॉइंट में ध्यान देनी है। नंबर 1, सर्विसेज शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलेंटरी। अगर आपको कुछ पूछना हो ना, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं तब तक यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ। तो पास्ट वॉलेंट्री सर्विस के अंदर आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़, सर्विसेज the services should have been rendered voluntary। ये पहली चीज़ होनी ज़रूरी है कि आपने जो सेवाएं दी थी वो स्वैच्छिक थी, किसी के कहने से नहीं दी थी।
और जो आपने सेवाएं दी है, जो सेवाएं दी है, शुड हैव बीन डन फॉर द प्रोमिजर, द सर्विसेज should have done for the promiser, उसके लिए दी हो आपने, और वॉलेंट्री दी हो। इन दो बातों को आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर ये पास्ट वॉलेंट्री सर्विस वाला पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम लोग तीसरे एक्सेप्शन की तरफ जा रहे हैं, इसे भी ध्यान से सुनिएगा। प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेप्ट। आइए, तीसरा पॉइंट कहता है इट इज ए प्रॉमिस मेड इन राइटिंग। ठीक है, जो प्रॉमिस आपने किया वो राइटिंग में होना चाहिए। साइंड बाय द पर्सन टू बी चार्ज्ड देयर विद, तो भैया आपके साइन भी होने चाहिए आप जो प्रॉमिस कर रहे हो तो। और बाय हिज एजेंट जनरली और स्पेशली ऑथराइज इन दैट बिहाफ। और अगर आप प्रॉमिस तो कर रहे हो लेकिन आप फ़ोन पे कर रहे हो, और आप साइन कैसे करोगे? आप साइन तो करना ज़रूरी है। अगर आप साइन नहीं कर सकते तो आपका कोई एजेंट है तो उस जो ऑथराइज्ड एजेंट है वो बता दीजिए। क्या कहा? मिस्टर एम आपका ऑथराइज एजेंट है, ठीक है, मैं उनसे साइन, वो साइन कर देंगे, ठीक है। टू पे होली और इन पार्ट, या तो आप पूरा पैसा पेमेंट करने का प्रॉमिस कर रहे हो या फिर कोई पार्ट उसका पेमेंट करने के लिए प्रॉमिस कर रहे हो। डेप्थ, डेप्थ का क्या मतलब होता है? डेप्थ का मतलब होता है ऋण। आपने जो ऋण लिया हुआ है। ऑफ विच द क्रेडिटर, और क्रेडिटर कौन होता है? जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसा उधार देता है उसे कहते हैं क्रेडिटर। माइट हैव एनफोर्स्ड पेमेंट बट फॉर द लॉ फॉर द लिमिटेशन ऑफ सूट्स। आइए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है ये क्या चीज़ है। इसे बोलते हैं ऋण। ऋण, जैसे ये मिस्टर ए है और ये बी है, ठीक है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि बी को कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो ये ए के पास पहुँचे और इन्होंने ए से कहा भैया मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो ए ने कहा अरे भाई कैसी बात करी, व्यक्ति व्यक्ति के काम नहीं आएगा, कैसी आए? बिल्कुल जी, आप चिंता मत करिए, आपको मैं 5 लाख रुपए दे देता हूँ, बस आप मुझे ये बता दीजिए ये 5 लाख रुपए आप मुझे कब लौटाएंगे। तो बी ने कहा कि भैया मैं आपको ये पैसा 1 साल बाद लौटा दूंगा, या यूँ कहा जाए इसने डेट भी दे दी कि साहब इस तारीख को मैं आपको ये पैसा लौटा दूंगा, 6 महीने बाद लौटा दूंगा या 6ठे महीने में लौटा दूंगा। ए ने बी को 5 लाख रुपए दे दिए। अब कहानी शुरू होती है कि जब ए ने बी से अपने पैसे 5 लाख रुपए वापस मांगे, ध्यान से सुनना, तो बी ने क्या लिया है? बी ने डेप्थ लिया है, कितने का? 5 लाख का। अब ए ने जब बी से अपना पैसा मांगा 6 महीने बाद, तो बी ने उसको अपनी आंख दिखा दी। आंख दिखाना ये क्या चीज होती है? आंख दिखाना
ए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से पैसे मांगने की, जा नहीं देता। वो आंख दिखा दी, यानी कि उसने पैसे देने से मना कर दिया। जब बी ने पैसा देने से मना कर दिया तो ए जो है, अब एक बार में मना नहीं किया, ए बी से पैसा मांगता रहा, वो कहता हाँ दूंगा, 2 महीने में दूंगा, 1 साल बाद दूंगा, तब दूंगा, ऐसे करता रहा। ऐसे करते करते इतना टाइम निकाल दिया कि ए कोर्ट के अंदर जाकर के इस पैसे के खिलाफ कोई दावा फाइल नहीं कर सकता था। ए बी के खिलाफ कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि इस ऋण को न्यायालय के माध्यम से प्राप्त करने का जो समय सीमा थी, जो समय था, वो निकल चुका था। बार्ड का मतलब हुआ एक्सपायर, समय सीमा खत्म हो गई। अगर आपसे किसी ने उधार पैसा लिया है तो आपको एक लिमिटेशन बताई जाती है, उसके लिए हम पढ़ेंगे लिमिटेशन एक्ट 1963, वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको लिमिटेशन एक्ट के डेप्थ में नहीं लेके जा रहा हूँ, सिर्फ इतना सा बता रहा हूँ कि उसको पैसा लेने का जो ऋण लिया था वो टाइम बार्ड हो गया। अब ऐसी स्थिति में अब ए कोर्ट के थ्रू तो पैसा ले नहीं सकता, और अब क्या करेगा, टाइम तो निकल गया। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। एक दिन बी ने ए के घर आया और बोला, भैया तुमने हमारी बहुत मदद करी थी, मैं आपको 3 महीने में ये पैसा लौटा दूंगा। ए ने देखा कि यही मौका है, तो ए ने कहा कि भैया देखो कोई बात नहीं, आपने बोल, कितने प्रेम से बात कर रहा है ए, क्योंकि उंगली दबी हुई है पत्थर के नीचे। तो ए ने कहा कि देखो आप जो ये बात बोल रहे हो ना, उसे आप एक कागज में लिख दो। ओहो मैं लिख नहीं सकता, तो ठीक है मैं लिख देता हूँ, आप साइन कर दो। तो उससे साइन करवा लिए, राइटिंग में भी हो गया, सिग्नेचर भी हो गया। अब जैसे ही उसने वो सिग्नेचर कर दिए, राइटिंग में ही कर दिया, तो ये समझ लीजिए कि उसका टाइम पीरियड वापस स्टार्ट हो गया। दे देना 3 महीने में, याद रखना, नहीं तो कोर्ट में ले जाऊंगा। बी ने जब 3 महीने में भी पैसा नहीं दिया तो ए कोर्ट में चला गया। जब कोर्ट के अंदर ये वाली बात आई, कोर्ट में जब ये बात आई कि तुमने ये प्रॉमिस किया था, कागज़ में लिखा हुआ है, तुमने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें 3 महीने में पैसा लौटा दूंगा, तो तुमने लौटाया क्यों नहीं? तो वो बोला कि साहब ये एग्रीमेंट तो वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए 3 महीने में दे दूंगा। बी बोल रहा है ये बात, बी, कि मैं 5 लाख रुपए तुमको 3 महीने में दे दूंगा, लेकिन बदले में ये मुझे क्या दे रहा है, कंसीडरेशन तो इसकी तरफ से कुछ है ही नहीं। तो कोर्ट ने कहा भाई दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अगले ने पैसे दिए थे तुमको 5 लाख रुपए, तो क्या हुआ, वो 5 लाख रुपए का तो टाइम निकल गया, टाइम बाढ़ हो गया। बोले टाइम बाढ़ हो गया, ये बात सही है आपकी, ये वसूल नहीं कर सकता था, लेकिन आपने उसी रुपए के संदर्भ में लिख करके साइन किए हैं, इसलिए आप दोनों के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इस वाले पॉइंट के अंदर आप इस एक्सेप्शन को अगर काम में लेना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। मैं वो पॉइंट्स आपको लिख देता हूं। मैं आपके मैसेजेस को टाइमली चेक करता हूं, देखता रहता हूं। पहले मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाता हूं, फिर मैं आपके मैसेजेस को देखता हूं कि आपकी कोई क्वेरी है क्या। तो इसलिए मैं जब किसी चीज़ को पूरा समझा दूं और आपको कोई क्वेरी हो तो आप उसे लिख दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है? नंबर 1, द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी क्लियर। पहला बिंदु है द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी डेफिनेट और क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, एक्सप्रेस। अब यहां पर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। पहला पॉइंट है द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी क्लियर और एक्सप्रेस।
द प्रॉमिस टू पे, आपको ये बताना है द प्रॉमिस टू पे, ये वाला पॉइंट प्रॉमिस कर रहा है पैसा देने के लिए। बताइए प्रॉमिस टू पे, ये प्रॉमिस कौन कर रहा है, ये वाला प्रॉमिस कौन कर रहा है, ये वाला प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस ये कौन कर रहा है, कौन, ए या बी, किसके लिए यूज हुआ है? बताओ किसके लिए यूज हुआ है? ओहो, वेरी गुड, बी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ये जो प्रॉमिस टू पे की बात आ रही है वो बी के लिए ही आ रही है। वेरी गुड, इसका मतलब है आप सब क्लास में अटेंटिव होकर के बैठे। गुड, चलिए नेक्स्ट, सेकंड क्या कह रहा है? द प्रॉमिस मस्ट बी इन राइटिंग, ये सेकंड पॉइंट है। द प्रॉमिस, लिख लीजिएगा इसे, मस्ट बी इन राइटिंग। तीसरा पॉइंट, द प्रॉमिस मस्ट बी साइंड बाय द प्रोमिसर। और प्रोमिसर और हिज एजेंट, अगर वो नहीं है तो उसका कोई ऑथराइज्ड एजेंट, ठीक है। चौथा पॉइंट, कि वो जो ऋण को चुकाने का प्रॉमिस दे रहा है वो ऋण कैसा होना चाहिए? मस्ट बी टाइम बार्ड, द डेट मस्ट बी टाइम बार्ड। और यहां पर आपका तीसरा जो एक्सेप्शन है वो कंप्लीट होता है। ये तो हो गए आपके सेक्शन 25 में दिए गए 1, 2, 3। चौथा पॉइंट लिखिए। चौथा पॉइंट क्या कहता है? गिफ्ट एक्चुअली मेड गिफ्ट। और पांचवा पॉइंट, एजेंसी। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड डोनी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड। तो ये वाला जो एक्सेप्शन है वो आपके एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के अंदर दे रखा है। और एजेंसी के अंदर ये जरूरी नहीं है कि बदले में कंसीडरेशन हो। मैंने आपको कहा कि तुम ये 3 मकान मेरे बिकवा दो, बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, और तुमने वो मकान बिकवा दिए। तो भाई बदले में वो क्या दे रहे हो? कुछ नहीं, एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में, बिल्कुल सही है, कॉन्ट्रैक्ट है, कंसीडरेशन नहीं होते हुए भी क्रिएशन ऑफ एजेंसी। इस चीज को डिटेल में कब पढ़ेंगे? जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ेंगे। ये आपको मिलेगा एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में। और इस तरह से सेक्शन 25 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेमेस्टर वाले जो भी बच्चे हैं, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, उसमें ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा ही जाता है। चलिए
अब चलते हैं हम सेक्शन 6 के पास। अब बात आती है सर सेक्शन 6 में ऐसा क्या बात है, आइए, क्योंकि 3 हो गया, 4, 5 सब कंप्लीट हो गया, 9 भी हो गया, 7 भी हो गया, 10 भी हो गया, ठीक है, एक्सेप्टेंस 8 भी हो गया, जिसमें वो ये बता रहा है कि जो आपको मेथड बताया है, मैनर बताया है, जिसमें आप उसी में उसको एक्सेप्ट करें, ये बात भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। सेक्शन 6 हमने सेक्शन 6 में के अंदर जो बताया हुआ है रिवोकेशन, इसको देखिए, एक वर्ड है रिवोकेशन। रिवोकेशन को हिंदी में प्रतिसंहरण कहते हैं, खंडन कहा जाता है। तो रिवोकेशन किसका, खंडन किसका, प्रतिसंहरण किसका? हम रिवोक कर रहे हैं अपने द्वारा किए गए प्रस्ताव का, हम रिवोक कर रहे हैं मैंने आपको कहा कि सब डोनेशंस गिफ्ट में आते हैं। मैंने कहा गिफ्ट वाला चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आएगा गिफ्ट का बहुत प्रोविज़न्स, हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, आप किसी को भी अगर डोनेट करते हैं कोई चीज़ तो वो चली गई है, पर डोनेशन और गिफ्ट में क्या डिफरेंस है ये हम लोग टीपी एक्ट के अंदर चल करके देखेंगे, क्या सेम बात है या अलग है, आप भी इसको देखिएगा। हाँ, फिलहाल ये गिफ्ट में होता है क्योंकि बदले में आप यही समझ रहे हैं ना कि बदले में हम कुछ ले नहीं रहे, इसीलिए यही चीज़ आप सोच रहे हैं इस समय। आप ये भी सोच रहे हैं कि गिफ्ट में जब कभी कोई चीज़ दी जाती है तो कोई किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती, यही आप सोच रहे होंगे। लेकिन कंडीशनल गिफ्ट भी होते हैं, यानी कि आप किसी को कोई चीज़ गिफ्ट में दे रहे हैं तो आप उस पर कंडीशन भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर जो आपने लिखा है कि डोनेशंस क्या गिफ्ट्स में, तो वो सिर्फ गिफ्ट्स में मानते हुए वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। आपने लिख दिया कि मैं आपको इतने रुपए दूंगा, ये रुपए देने का वचन दे दिया, तो अब आपको देना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि बदले में ये मुझे क्या दे रहा है। गिफ्ट में आपने कोई चीज़ देने का वचन दे दिया है किसी को, तो भैया देना पड़ेगा। अब आगे कहानी आती है कि कई बार ऐसा होता है कि आप, तो मैंने इसीलिए ये वाली बात बोली थी कि मैं इसे आगे जब गिफ्ट का चैप्टर आएगा, टॉपिक आएगा दूसरे सब्जेक्ट में, उसमें हम लोग देखेंगे। चलिए, रिवोकेशन की बात हो रही थी, तो रिवोकेशन का मतलब होता है खंडन करना। ए ने बी को प्रपोजल भेजा कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं 10,000 रुपये में, क्या तुम खरीदोगे? तो ए ने बी को क्या किया है, प्रपोजल। अब सवाल ये आता है कि बाद में ए का मन बदल गया कि मैं ये कार इसको नहीं बेचूंगा, तो आपने इसको बोलते हैं रिवोकेशन, इसे कहते हैं रिवोकेशन। तो क्या ए ने जो प्रपोजल भेजा है उसे रिवोक कर सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, कर सकता है। अब इसी तरह से बी ने अपना एक्सेप्टेंस लेटर भेजा, बी ने कहा यस आई एम रेडी टू परचेज योर कार फॉर ₹10,000, यस, ये इसका एक्सेप्टेंस है। अब बी चाहता है कि नहीं, मुझे ये गाड़ी नहीं खरीद रही, बाद में उसने डिसाइड किया अरे यार मुझे नहीं खरीदनी है वो गाड़ी, उससे अच्छी तो मुझे ये मिल गई। तो अब सवाल आता है क्या बी अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है? तो इसका जवाब आया जी हाँ, कर सकता है। ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। कैसे करेगा, कब तक करेगा, कब रिवोकेशन इनका कंप्लीट होता है, ये बात हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं विद डायग्राम के साथ, आप उसको देख लीजिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि रिवोकेशन जो होता है वो किस तरह से होता है, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। तो आप रिवोकेशन हाउ मेड, सेक्शन 6 इस बात को कह रहा है। आप उन पॉइंट्स को हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है ए प्रपोजल इज रिवोक्ड। ए ने बी को प्रपोजल भेजा,
क्या वो अपने प्रपोजल को रिवोक कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? तो उसका पहला पॉइंट है बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन। आप बी को एक नोटिस भेज दीजिए कि मैंने जो आपको प्रपोजल किया है उसे मैं ख़त्म करता हूँ, मुझे नहीं करना आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी प्रपोजल। तो पहला पॉइंट हो गया बाय कम्युनिकेशन ऑफ, बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस। किसका नोटिस? नोटिस ऑफ रिवोकेशन। ये हो गया इसका पहला पॉइंट। एन ऑफर मे बी टू एन एंड बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर। ठीक है, भेज दिया। दूसरा, बाय लैप्स ऑफ टाइम। ये भी पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे। जब ए ने प्रपोजल दिया बी को कि आई वांट टू सेल माई कार फॉर ₹10,000, इफ यू वांट टू बी परचेज इट, इफ यू वांट टू एक्सेप्ट माई प्रपोजल देन गिव रिप्लाई विद इन 3 days। लेकिन 3 दिन निकल चुके, तो इसका मतलब है कि वो प्रपोजल खत्म हो गया बाय लैप्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट, बाय फेलियर ऑफ कंडीशन प्रीसीडेंट। by failure of to accept condition, by failure to accept condition of precedent। ये क्या होता है कंडीशन प्रीसीडेंट? ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर भी ये बहुत अच्छे से आता है एग्जाम में। फिलहाल आपको मैं बहुत ही साधारण शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ कि कंडीशन प्रेसिडेंट का क्या मतलब होता है। ए ने बी को ऑफर करा कि मैं अपनी कार 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, क्या तुम खरीदना चाहते हो? यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आप पहले मुझे 5,000 रुपया पहले मुझे पे करिए। अब वो आपने कंडीशन लगा दी कि आपको 5,000 रुपये पहले देने। बोला पहले आप मुझे कार दो, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप इससे शादी कर लीजिए, मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा। तो कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी? कि आपको पहले ये काम करना पड़ेगा, तब मेरी कार या मेरे पैसा मैं आपको दूंगा। इसे कहते हैं कंडीशन प्रीसीडेंट, मतलब कि पहले पूर्व आपको ये काम करना पड़ेगा। लेकिन हुआ ये कि जिसको आपने प्रपोजल भेजा था उसने वो कंडीशन पूरी नहीं करी, तो ये माना जाएगा कि वो प्रपोजल आपके लिए अब खत्म हो चुका है। और अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। इस पर एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है जुडिशियल एग्जाम में। ये है बाय द डेथ और इंसैनिटी, बाय द डेथ और इंसैनिटी, डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर। इस पॉइंट को ध्यान से समझना है ना। ए ने ऑफर दिया, मैं अपनी कार 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, क्या तुम खरीदोगे? अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 5 दिन के अंदर आ जाइए और ले जाइए। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 5 दिन में आइए और ले जाइए। खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे 3 दिन में रिप्लाई दे दीजिए। हुआ ये कि वो ऑफ़र करने के बाद प्रपोजल करने के बाद वो मर गया। कौन मर गया? प्रपोजल करने वाला, या वो पागल हो गया। अब सवाल ये आता है कि क्या ए और बी के बीच में कांटेक्ट हो गया? आप कहेंगे कि सर एक आदमी पागल है, इसका मतलब ये हुआ कि वो साउंड माइंड नहीं है, और इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 12 यहाँ पर एप्लीकेबल होता है कि पर्सन अगर अनसाउंड माइंड का है तो कांटेक्ट नहीं होता। लेकिन आपने मेरी बात को ना तो ध्यान से सुना होगा, या ध्यान से सुना है तो फिर आपने सेक्शन 12 ध्यान से नहीं पढ़ा होगा।
ये बात आपकी सही है, कोई एक पागल आदमी, अनसाउंड माइंड का पर्सन जो व्यक्ति होता है वो कांटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये मतलब नहीं है इसका मतलब है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट, संविदा अनुबंध करने के दौरान, करते समय वो किस माइंड का है ये देखना पड़ता है। तो जब ए ने बी को प्रपोजल किया था तब वो साउंड माइंड का था, बाद में उसकी डेथ हो गई, यह पागल हो गया। तो अब सवाल ये आता है कि बी जब वो उस कार को खरीदना चाह रहा है तो क्या ए के जो वारिस हैं, ए के जो दूसरे लोग हैं, क्या वो उस कार को देने के लिए बाउंड है? या यूं समझा जाए, क्या बी इज एंटाइटल टू रिसीव द कार फ्रॉम द हेयर्स ऑफ द ए आफ्टर द डेथ ऑफ ए? आप कहेंगे कि सर बेचारा मर गया। नहीं भैया, ऐसे नहीं होता है। मर गया या मर गया, अपन लॉ की बात कर रहे हैं। ए ने कहा कि मैं अपनी कार 10,000 में बेचा, क्या तुम खरीदना चाहते हो? उसने कहा यस आई एम रेडी टू परचेज इट, और आ जाओ, ले जाने के लिए आ रहा हूँ मैं परसों, 3 दिन में आ जाओ। बोले मैं कल ही आ जाता हूँ। अब सवाल ये आता है, वो आया तो देखा तो वो तो मर गया। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि बी ने उसके प्रपोजल को, ध्यान से सुनिएगा, बी ने उसके प्रपोजल को जब एक्सेप्ट किया, क्या वो ये बात जान चुका था कि प्रपोजल करने वाला व्यक्ति मर गया है, या नहीं जान चुका था? ये आपको ध्यान देना है। अगर बी को एक्सेप्टेंस करने से पहले इस बात का ज्ञान हो गया कि ऑफर करने वाला मर चुका है, तो ये मान लीजिएगा कि उसके द्वारा किया गया ऑफर रिवोक हो चुका है। ए ने बी को ऑफर किया, आई वांट टू सेल माई कार फॉर ₹10,000, डू लाइक टू परचेज इट। अब वो लेटर उसके पास पहुंच रहा है, लेकिन उससे पहले बी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई कि ए मर चुका है। बाद में उसके पास वो लेटर आता है, फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। सॉरी, एक्सेप्टेंस करने से पहले आपको ये बात पता चल गई थी कि ए मर चुका है, इसलिए इस ऑफर को रिवोक कर दिया गया है, कोई मतलब नहीं है इस ऑफर का। और सर एक्सेप्टेंस करने के बाद अगर पता चलता है तब तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उसने ऑफर किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये बात आपको साबित करनी होगी कि आपको पता चल गया था या आपको पता नहीं चला था। ऑब्वियसली वो तो ये कहेगा कि मुझे नहीं पता था, और इधर वाले लोगों को ये साबित करना है कि साहब इसको पहले पता चल गया था, इसलिए हम कार नहीं देंगे। वो ये साबित करेगा कि साहब मुझे पता नहीं चला था, मेरे को तो बाद में पता चला था। खैर, ये एक वकालत पेशे के गुण हैं, वहाँ पर जाकर के ये चीज़ें होंगी। साबित कैसे की जाती है, कैसे नहीं की जाती है चीज़ों को, ये चीज़ें हम लोग आगे जब साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल आप बेसिक्स जो प्रिंसिपल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, उनको समझिए। और यहाँ पर आपका ये वाला पॉइंट कंप्लीट होता है, 1 2 3 4, और यही आपके सेक्शन 6 के अंदर दे रखे थे। और ये वाला क्वेश्चन जुडिशियल एग्जाम के मेंस के अंदर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आता है, 3 नंबर का पूछा जा सकता है। और यहाँ पर आपके ये सेक्शंस कंप्लीट होते हैं। और अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 11 के पास। 11 क्या कहता है? सेक्शन 11 कहता है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये एक मेंस में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 3 नंबर में, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 11 कहता है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एमसीक्यूज में कैसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन, इसमें से एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
कौन सा स्टेटमेंट सही है, और उसमें पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट। क्या ये सही है? आप कहेंगे कि हाँ, सब व्यक्ति कॉन्टैक्ट करने के लिए कम्पिटेंट है। तब यहाँ आपको पता चलेगा कि नहीं, ये सही सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट कौन? हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी। पहला पॉइंट इसने बोला हु आर कम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट मेजोरिटी। मेजर होना चाहिए, 18 साल से ऊपर उसकी उम्र होनी चाहिए, तब वो कम्पिटेंट होगा। सेक्शन 11, सेक्शन 11 नेगेटिव सेंस में बात नहीं कर रहा है, सेक्शन 11 पॉजिटिव में बात कर रहा है। पॉजिटिव सेक्शन 11 कह रहा है कि एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट हु इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी। अब इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बोल के देखो, माइनर कैन नॉट मेक एन कॉन्ट्रैक्ट, कैन नॉट। तो आपको ये ध्यान देना है, अगर आपसे एग्जाम में कोई इंटरव्यू में पूछ ले विच सेक्शन सेज दैट माइनर इज नॉट कम्पिटेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, आप कहेंगे सर सेक्शन 11। बोले ठीक है, सेक्शन 11 खोल के देखिए, कहाँ लिख रहा है, कहाँ लिख रहा है कि माइनर इज नॉट कम्पिटेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट? सर ये लिखा हुआ है ना, एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज एज ऑफ मेजोरिटी। वो कहाँ लिख रहा है कि माइनर इज नॉट एंटाइटल, माइनर इज नॉट कम्पिटेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट? सर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसका मतलब तो ये, मतलब की बात नहीं हो रही है, क्या लिखा हुआ है, मैंने ये पूछा है आपसे। सेक्शन 11 में कहाँ लिखा है कि सर सेक्शन 11 में स्पेसिफिकली तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग ये निकल के आता है। मीनिंग क्या निकल के आता है, मैंने ये नहीं कहा आपसे, कहाँ लिखा है? ये बातें हैं, क्या मीनिंग निकलता है, क्या नहीं निकलता है। आपको पूरा वो बात ध्यान रखनी है कि उस सेक्शन में लिखा हुआ क्या है। ये आपको मैं बता रहा हूं इंटरव्यू पर्पज से, आप अपनी मर्जी से ये दिमाग मत लगाओ इतना। सेक्शन 11 क्या कहता है, आप किसी से पूछ लेना, अपने फ्रेंड से भी पूछ लेना, सेक्शन 11 क्या कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का। अरे वो ये कहता है कि माइनर है ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? वहाँ लिखा है केवल मेजर कर सकता है। तो भाई यार मतलब तो वही हुआ ना, समझ लो इस बात को। एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ मेजर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ, विधि के अनुसार। कैसी विधि? टू विच ही इज सब्जेक्ट। जिस विधि के अंदर जो बात चल रही है उसमें क्या बता रखा है। तो यहाँ हम बात कर सकते हैं इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 सेक्शन 3, वो ये कहता है, बताता है कि 18 साल ही उसकी मेजॉरिटी वाली एज होगी। एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, सेकंड, कैसा होना चाहिए? साउंड माइंड। इसका नेगेटिव क्या है? अनसाउंड माइंड पर्सन कॉन्टैक्ट करने के लिए कंपिटेंट नहीं है। माइनर कॉन्टैक्ट करने के लिए कंपिटेंट नहीं है। सेक्शन 11 लेकिन पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है। मेजर कॉन्टैक्ट करने के लिए कंपिटेंट है, साउंड माइंड कॉन्टैक्ट करने के लिए कंपिटेंट है। तीसरा, नॉट डिस्क्वालिफाइड, अब यहां पे नेगेटिव आया, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। तीसरा, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट करने से उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो बाय एनी लॉ विच ही सब्जेक्ट, नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। कह दिया भैया, लॉ निकल गया कि जो हमारे देश के शत्रु हैं उनके साथ अब कोई किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं करेगा। तो बस हो गया डिक्लेयर, अब आप एनिमी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते, डिस्क्वालीफाइड।
तो इसने कहा कि मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालीफाई फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्टैक्ट करने से उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो। जेल के अंदर है, सजा काट रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए, जेल के अंदर है, सजा काट रहा है, क्या वो कॉन्टैक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। सजा पूरी काट के बाहर आ गया है, बाहर आ चुका है, तब वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, या फिर बाहर है। लेकिन जेल के अंदर रह करके आप किसी तरह के कोई इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकते। कोई बिजनेस थोड़ा ना करने के लिए अंदर गए हो आप, अंदर बैठे हुए और अपना बिजनेस चला रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ें हो गई। और ये साउंड माइंड, आप इस पॉइंट को समझेंगे तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको? सेक्शन 12 के अंदर आपको जाना पड़ेगा। तो साउंड माइंड वाला जो पॉइंट है, इसे पूरे एक्सप्लेन तरीके अच्छे से समझेंगे वो सेक्शन 12 में समझेंगे। और मेजर वाला जो पॉइंट है वो आपको यहाँ सेक्शन 11 में ही बता रहा है। तो यहाँ पे आपको 2-3 बातें मैं आपको बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिए कि कॉन्टैक्ट, माइनर कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है। माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है। तब यहां पर कहा जाता है वॉइड एब इनिशियो। पोजीशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट, तो यहां आपको सबसे पहले ध्यान देना है वॉइड एब इनिशियो। ये मैक्सिम है, इसका मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि प्रारंभ से ही शून्य। अब अगर आप किसी माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा, वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग। आप कोर्ट से जाकर के उसको एनफोर्स नहीं करा सकते। और इस पॉइंट को लेकर के ये प्रिंसिपल लेआउट हुआ था मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। इस वाले मामले के अंदर ये वाला प्रिंसिपल लेआउट हुआ था कि माइनर के साथ किया गया करार प्रारंभ से ही शून्य होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग सेक्शन 12 के पास। सेक्शन 12 ने क्या कहा? सेक्शन 12 कहता है व्हाट इज ए साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए साउंड माइंड का क्या मतलब होता है? सेक्शन 12 में से एमसीक्यूज ज़्यादातर पूछा जाता है, इसे बहुत ध्यान से समझना। और एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा ये भी बता देता हूँ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। आप जब उन चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि आपको सारे ऑप्शंस ऐसे लगेंगे सही तो कह रहा है, सही तो कह रहा है, लेकिन सही बात क्या है, कैसे कही जाती है, आपको वही ध्यान रखना है जो 12 कह रहा है। आइए सेक्शन 12 को जब आपने देखा तो देखा कि उसके अंदर 3 पैरा बनाए हुए हैं, 3 पैराग्राफ। 1 बाई 1 पढ़ते हैं। पहला क्या कहता है? ए पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ऑफ ए कॉन्टैक्ट। कोई भी व्यक्ति संविदा करने के प्रयोजन से स्वस्थ चित्त माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वस्थ चित्त, साउंड माइंड। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ए कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट करने के लिए उस पर्सन को साउंड माइंड माना जाएगा इफ, इसको यूं भी कह सकते हैं, कोई किसी व्यक्ति को कांटेक्ट करने के लिए साउंड माइंड कब कहा जाता है? तब इसका आंसर है इफ एट द टाइम। कौन से टाइम पर? व्हेन ही मेक्स इट, व्हेन ही
ही किसके लिए? उस पर्सन के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। मेक्स इट, इट किसके लिए आया यहाँ पे? कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए साउंड माइंड का है, ये कब कहा जाएगा? जब वह व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो उस समय ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, यानी कि वो इस कैपेबल में था कि वो ये समझ सकता था कि ये क्या हो रहा है या मैं क्या कर रहा हूं, एंड ऑफ फॉर्मिंग ए रेशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट, और वो इस बात को भी समझता है कि मैं जो कर रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा। कोई व्यक्ति संविदा करने के प्रयोजन से स्वस्थ चित्त कहा जाता है यदि वह उस समय जब वह संविदा करता है उस संविदा को समझने में और अपने हितों पर उसके प्रभाव के बारे में युक्तियुक्त निर्णय लेने में समर्थ है। तब माना जाएगा कि हाँ भैया वो आदमी साउंड माइंड का है। कब कॉन्ट्रैक्ट के लिए साउंड माइंड का आदमी है, ये कब कहा जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त वो उस कॉन्ट्रैक्ट को समझने में कैपेबल है और उसके द्वारा उस कॉन्ट्रैक्ट से क्या परिणाम होंगे उस पर युक्तियुक्त वो अपना निर्णय ले सकता है, तो ये माना जाएगा कि वो साउंड माइंड है। ये तो आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत इजी है और हमें समझ में भी आ गया, लेकिन अब आगे आएगा सेकंड पैरा और थर्ड पैरा। अब आप सेकंड पैरा पढ़िए और अब थर्ड पैरा पढ़िए। जब आप दोनों पैरा को पढ़ेंगे तो आपको कुछ एक जैसे लगेंगे, आप कहेंगे अरे सर ये तो एक जैसे हैं, जबकि दोनों में बात कुछ और है। सेकंड पैरा क्या कहता है, देखिए, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, ठीक है, बट ओकेजनली सॉरी गलत हो गया ना, यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, यूजुअली अनसाउंड माइंड, ओकेजनली साउंड माइंड। may make a contract, यूजुअली सामान्यतया वो कैसा रहता है? अनसाउंड माइंड। ओकेजनली यानी कि कभी कभी, ओकेजनली कभी कभी वो कैसा रहता है? साउंड माइंड। ठीक है, आगे लिखा है मे मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, मे मेक ए कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। आपसे पूछा जाएगा कब कर सकता है, बस यही समझना था आपको। यूजुअली अनसाउंड माइंड, यूजुअली वो पागल है, अनसाउंड माइंड है। ओकेजनली कभी कभी वो साउंड माइंड का हो जाता है। मे मेक ए कॉन्टैक्ट, वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, बताइए कब कर सकता है? बताइए कब कर सकता है? बताइए कब कर सकता है?
जब वो साइन माइंड का हो, बिल्कुल सही है। तो मे के कॉन्टेक्ट आपने कौन सा ऑप्शन उठाया? ये वाला। आपने कौन सी चीज उठाई है? ओकेजनली वाली। मे मेक ए कॉन्टेक्ट जब वो साउंड माइंड का होगा, व्हेन ही इज साउंड माइंड। ओकेजनली जब वो साउंड माइंड हो, ओकेजनली ही इज साउंड माइंड। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप थर्ड पैरा को निकालिए। वो क्या कहता है? थर्ड पैरा कहता है यूजुअली साउंड माइंड ओकेजनली अनसाउंड माइंड। और आगे क्या लिखा है? मे नॉट मेक ए कॉन्टैक्ट, मे नॉट मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका जवाब दीजिए, अब इसका जवाब दीजिए। मे नॉट मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, अब यहां पर क्या लिखूं? बताइए 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 जल्दी। आपका आंसर आ गया है। भावेश का सबसे पहले आंसर आया है अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड। तो आप यहां पे लिखना चाह रहे हैं अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड कौन सी बात है? ओकेजनल वरी। तो इसको आप समझ गए होंगे, अनसाउंड माइंड। तो आपको दो तरह से समझो। आप आंसर को जब देखें, चार स्टेटमेंट दिए होंगे, उनमें से कौन सा सही है तो आपको ध्यान देना है। अब मान लीजिए एक स्टेटमेंट है, मैं लिखता हूं आपको, है ना। मैं अभी आपको एक स्टेटमेंट लिखूंगा, आपको ये बताना है क्या मैंने सही लिखा है या गलत। चलिए बताइए, मैंने ये सेंटेंस लिखा है, क्या वो सही लिखा है? When a person who is usually unsound mind but occasionally sound mind may not make a contact when he is sound mind। बस ये बता दीजिए, ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है क्या वो सही है? अगर सही है तो यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए। ओहो, आंसर आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। दिशा ने कहा नो सर, नो। ओह आ गए, फंस गए, फंस गया, फंस गया, बच्चा फंस गया। नो सर सही नहीं है। चंचल कहती है नो सर सही नहीं है। और मिस्टर हयात कहते हैं यस सर, आपने जो सेंटेंस लिखा है वो बिल्कुल सही है। एक आगे और बताइए भाई, और भी तो बच्चे बैठे हैं क्लास में।
कुछ बच्चे सोचते हैं जवाब ही नहीं देंगे, सर अपने आप ही बता देंगे सही क्या है। अरे आप दीजिए ना आंसर, मुझे पता तो चले ना आपको समझ में आ रहा है। दो बच्चों ने कहा है नहीं ये सेंटेंस सही नहीं है, एक बच्चे ने कहा है सर ये सेंटेंस जो लिखा है वो सही लिखा है। और आंसर दीजिए, जल्दी करिए, फिर मैं आपको आंसर दूंगा, जल्दी करिए। ओके, आ गया एक जवाब और आता है नो सर। ध्यान से सुनिए, और स्पेशली वो बच्चे ध्यान से सुनिए जिन्होंने अपने आंसर में यस सर कहा है कि सर ये सेंटेंस सही है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये ऊपर लिखा हुआ सेंटेंस गलत है। When a person who is usually unsound mind, तो देखो ये रहा usually unsound mind but occasionally sound mind, occasionally sound mind, यानी कि सेक्शन 12 का जो सेकंड पैरा है उसकी बात हो रही है। यूजुअली अनसाउंड माइंड, ओकेजनली साउंड माइंड, मे नॉट, जबकि यहां पर क्या है मे के कॉन्टेक्ट व्हेन ही इज साउंड माइंड। मे नॉट आ गया तो मे नॉट आ गया तो वो आ गया थर्ड पैरा, जिसमें यूजुअली साउंड माइंड होता है, यूजुअली अनसाउंड है, ओकेजनली अनसाउंड होता है, ओकेजनली साउंड माइंड है, मे नॉट। तो यहां आपको देखना है कि अगर पर्सन यूजुअली अनसाउंड है, ओकेजनली साउंड है, तो यहां पर बात आएगी मे के कॉन्टेक्ट साउंड माइंड। इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसको ठीक करने के लिए हमें करना होगा मे मेक ए कॉन्टेक्ट व्हेन ही इज साउंड माइंड। अब ये सेंटेंस सही है। आप इस तरह, हाँ, अब मिस्टर हयात से जब मैंने पूछा, मैंने कहा तुमने तो गलत लिख दिया, तुमने तो गलत आंसर दे दिया, तब वो बोलता है ओह एक जवाब और आ गया, यस सर सेंटेंस सही है मिस्टर अध्ययन, सेंटेंस सही है। सेंटेंस सही नहीं है, आपको पढ़ करके जरूर सही लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा, आपको पढ़ करके सही लग रहा है कि यूजुअली वो अनसाउंड माइंड है, ओकेजनली वो साउंड माइंड है, तो जब वो अनसाउंड होगा तब वो कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हमको सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग बात करनी है। सेक्शन 12 में क्या कहा है? सेक्शन 12 ने कहा है अगर यूजुअली अनसाउंड है और ओकेजनली साउंड है तो वो कॉन्टेक्ट कर सकता है जब वो साउंड है। तो आपको पकड़ने का एक ही तरीका है, ओकेजनली क्या लिखा हुआ है आपको वही लिखना है आगे। ओकेजनली क्या बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे जाना है। इसीलिए मैंने कहा था एमसीक्यूज में, जुडिशरी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और मैंने कहा था शुरू में आपको, चारों सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा यार ये तो सारे सही हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है सेक्शन 12 के किस पैरा की बात हो रही है। तो जिन बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं, क्या उनको मेरी बात समझ आ गई? अगर समझ आ गई है तो ओके लिखें। दो बच्चों ने गलत जवाब दिए थे, क्या उनको मेरी बात समझ आ गई? यस सर समझ आ गई है, ओके, हम इसको हटा देते हैं। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात को ध्यान से सुनिए, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी नोन हैं, आप उनको बताइए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर लाइव क्लासेस हो रही हैं, कॉन्टैक्ट को हम लोगों ने अब सेक्शन 12 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें स्पेशल जो इम्पोर्टेंट सेक्शन 25 भी है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से हम लोग अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। आप अपने ध्यान से पूरे इस चैनल को, इस क्लासेस में ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए। और आज की क्लास को मैं यही ओवर करता हूँ। कल ठीक 5:30 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।